दोस्तों नमस्कार। यूपीएससी अचीवर्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज के सेशन में इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। उसके रिसोर्सेज की बात करेंगे, बुक लिस्ट की बात करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि इकोनॉमी का साल दर साल प्रीलिम्स में क्या वेटेज रहा है इस सब्जेक्ट को लेकर। उस वेटेज को भी एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन इसे पूछा जाता रहा है। स्ट्रेटजी डिस्कस करने के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए करेंट अफेयर्स को लेकर और टेस्ट सीरीज को लेकर, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो एक तरह से एनालिटिकल सब्जेक्ट है, बहुत इसमें रटने का स्कोप नहीं है, समझने का स्कोप है। तो जब तक एक लेवल तक आप इसको ठीक से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक से उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएंगे, तब तक इसके इकोनॉमी सब्जेक्ट के क्वेश्चन को करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, एक बार आपकी प्रैक्टिस उस लेवल की पहुंच गई, तो इसके क्वेश्चन गलत नहीं होते, आसानी से इसको आप कर सकते हो, इसको सही कर सकते हैं। और ये एग्जाम में काफी एक तरह से आपका गेन कर सकता है, कट ऑफ क्वालिफाई करने में काफी हेल्प कर सकता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इकोनॉमी के लेकर एक बेस्ट स्ट्रेटजी, सही स्ट्रेटजी की दिशा में आगे बढ़ा जाए। इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट, उसके सिलेबस को ठीक से समझा जाए और उस क्या क्या रिसोर्सेज को हम फॉलो कर सकते हैं ताकि मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके। तो इसीलिए इस पूरे सब्जेक्ट को, पूरे विषय को, इससे रिलेटेड जितने भी इशूज है, सबको कंप्रहेंसिव तरीके से इसमें डिस्कस करना है और इकोनॉमी एज ए सब्जेक्ट को एक शानदार तरीके से हम इसको कैसे मजबूत बना सकते हैं, उस दिशा में आगे बढ़ना है। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इकोनॉमी का आपको एक तरह से सिलेबस की चर्चा करेंगे, सिलेबस को समझेंगे, प्रीलिम्स का और मेंस का, क्योंकि जब तक आप सिलेबस नहीं समझेंगे तब तक ना रिसोर्स की बात कर सकते हैं, ना ही प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है। देखिए ये है प्रीलिम्स का सिलेबस। प्रीलिम्स का अगर पूरा सिलेबस की बात करें तो ये है प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है। और जीएस के सिलेबस के बाद आप देखेंगे, ये तो करंट इवेंट्स की बात हो रहा है, हिस्ट्री की बात हो रहा है, ये ज्योग्राफी की बात कर रहा है, ये पॉलिटी की बात है। यहाँ पर है इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट, देख रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स की बात हो रहा है, सोशल सेक्टर इंडिकेट इनिशिएटिव की बात हो रहा है। यानी इतना है, इकोनॉमी के लिए इतने वर्ड्स यूज किए गए हैं और ये इकोनॉमी का एक तरह से सिलेबस है। ठीक है। देख रहे हैं, एक लाइन का एक तरह से पैराग्राफ है इसमें, और इसमें इकोनॉमी का सिलेबस को एक तरह से डिफाइन किया हुआ है। फिर नीचे क्या है, ये इन्वायरमेंट का सिलेबस दिखाई पड़ता है, फिर उसके बाद साइंस का सिलेबस दिखाई पड़ता है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से जो इकोनॉमी का सिलेबस है उसको थोड़ा सा हम एलोबरेट करेंगे, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है जिसमें क्या इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, पॉवर्टी है, इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स की बात हो रही है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव की बात हो रहा है, स्कीम की बात हो रहा है, तो उससे बहुत ज्यादा करक्स पता नहीं चल रहा है। तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके हम देखते हैं कि क्या इसमें चीजें आ सकती है और कैसे इसको हम थोड़ा सा ब्रेक करके समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड हो सकता है। देखिए अगर ब्रेक करेंगे तो सबसे पहला ब्रेक जो निकल के आता है वो यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। पहला जो हम पढ़ते हैं एक तरह से बेसिक के हिसाब से देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। दूसरा है पॉवर्टी की बात कर रहा है। तीसरा है डेमोग्राफिक्स की बात कर रहा है उसमें। फिर सोशल इश्यूज यानी सोशल सेक्टर इनिशिएटिव जो उसमें दिखाई पड़ता है, जो सरकार स्कीम्स वगैरह लाती है समय समय पर, जो टारगेट किया जाता है, तो स्कीम इकोनॉमिक की अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इंक्लूजन हो गया इसमें। इंक्लूजन आपको पता है एक तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत जरूरी हो जाता है, सोशल इंक्लूजन बहुत जरूरी हो जाता है। तो उस इंक्लूजन के जरिए हम पॉवर्टी को खत्म कर सकते हैं, इंपावरमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं। तो उसको समझना बहुत जरूरी है। फिजिकल पॉलिसी में हम अब पढ़ते हैं बजट के बारे में। बजट वगैरह सब कैसे पास होता है उस प्रोसेस को समझते हैं। वो प्रोसेस बजट में फिर जैसे क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज कैसे किसी डिपार्टमेंट को, किसी मिनिस्ट्री को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से किस वे में एलोकेट होता है, तो वो सब हम देखते हैं। टैक्सेशन सिस्टम सब भी हम फिजिकल पॉलिसी में ही पढ़ते हैं। ठीक है। और सातवां है आपको कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक टॉपिक्स, जो कि आपको रिलेट करता है करंट अफेयर से। देखिए, तो ये मुख्यतः देखा जाए तो 7 टॉपिक है जो प्रीलिम्स के सिलेबस के हिसाब से ये निकल के आता है, ये ब्रेक होकर आता है। और इन्हीं 7 टॉपिक को बेस बना के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। लेकिन आप इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें आपको बैंकिंग वाला सिस्टम नहीं दिखेगा, इन्फ्लेशन सिस्टम नहीं दिखेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला सब इशू इसमें मेंशन डायरेक्टली नहीं है। लेकिन वो किसी टॉपिक के हिंट में आ जाता है, उसको एक तरह से वो बेस होता है और वो डायरेक्टली उसमें मेंशन नहीं है। और यूपीएससी का बेसिक जो देखा जाए क्वेश्चन पूछने का जो ट्रेंड रहा है, वो बेस को ही टारगेट करके अपर लेवल की चीजों को आगे बढ़ावा देता है और क्वेश्चन को पूछता है। तो प्रीलिम्स का सिलेबस मूल मूल रूप से देखा जाए तो इन्हीं 7 टॉपिक में डिवाइड होता है। मुख्य रूप से इन्हीं 7 टॉपिक पर वेटेज को उसको बढ़ावा देकर आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये तो प्रीलिम्स का सिलेबस था। देख रहे हैं। अब मेंस के सिलेबस की बात करते हैं। तो मेंस के सिलेबस में आपको पता है कि 4 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4। और इकोनॉमी जो होता है वो पेपर 3 में आता है। और इकोनॉमी के हिसाब से पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे तो एक लाइन में क्या लिखा हुआ है, इंडियन इकोनॉमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एक ये है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रहा है। दूसरा एग्रीकल्चर एंड फूड,
यही दोनों मिलके बनाता है इकोनॉमी का मेंस का सिलेबस। देखिए, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो वो काफ़ी एक तरह से जो लैंग्वेज यूज़ ये किया जाता है, वो काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में यूज़ होता है। वो आपके ऊपर है कि उसको आप कैसे ब्रेक करते हैं और किन-किन चीज़ों को उसमें शामिल किया जाता है। इसलिए कहा भी जाता है यूपीएससी को लेकर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेक करके आपको देती नहीं है, तो इसीलिए वो कुछ भी पूछ सकती है। क्योंकि इकोनॉमी अगर लिख दिया गया है, इकोनॉमी आपका एक सब्जेक्ट है जो शामिल है आपके प्रीलिम्स और मेंस में। लेकिन उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी यूज किया है, इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एंड फूड। अब इसमें सारी चीजें आ गई, अब आपके ऊपर है कि आप किन चीजों को उसको ब्रेक करके उसको उसके अंतर्गत आप समझते हैं कि ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है। और इसलिए कहा भी जाता है कि आसमान के नीचे जितनी सारी चीजें दिखाई पड़ती है वो सारा यूपीएससी के सिलेबस में है। भले ही यूपीएससी सिलेबस को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन वो डिफाइंड क्षेत्र के रीजन में इनडेफिनिट जो सिलेबस है वो उसमें शामिल हो जाता है। इनडेफिनिट चीजें, जो अनआइडेंटिफाइड चीजें हैं, वो भी शामिल हो जाता है। इसलिए यूपीएससी को कहा भी जाता है अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। क्या पूछ दे कि कुछ भी उसका एक तरह से डिफाइन नहीं है, कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो इस तरह से है। अब इसको हम थोड़ा-सा ब्रेक करेंगे, तो जो इसका खंड निकल के आएगा उसको ऐसे समझते हैं। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपको था पहला चैप्टर, तो उसको ब्रेक करेंगे तो इसमें ये निकलेगा इंडियन इकोनॉमी, इश्यूज़ की बात करेगा, फिर उसको रिसोर्सेज़ की बात करेंगे, एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, ये पहले ब्रेक निकल के आता है। दूसरा है इंक्लूसिव ग्रोथ की बात हो रही है, तीसरा है गवर्नमेंट बजटिंग की बात हो रही है, चौथा है लैंड रिफॉर्म्स इन द कंट्री, ये इसमें शामिल हो जा रहा है। पाँचवां है इफेक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमी, किस तरह से एलपीजी रिफॉर्म आगे बढ़ा था, तो उसको भी हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं। क्योंकि जो 1991 में जो आया था, उसके बाद से तो भारतीय इकोनॉमी एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट हुआ था और उसके हिसाब से इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी आगे बढ़ा था, तो उसको समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। चेंज इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, उसको समझना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ को देखना है हमको, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज, अदर्स, जो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में शामिल हो जाता है, उसको पढ़ना हमको। फिर इन्वेस्टमेंट मॉडल को हम पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल वगैरह सब कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करेंगे, उसमें हम पढ़ते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, बीओटी मॉडल पढ़ते हैं, ईबीसी मॉडल पढ़ते हैं। बहुत सारा चीज़ हम उस मॉडल में डिफरेंट मॉडल्स दिखाई पड़ते हैं, उसको हमको समझते हैं। तो ये एक तरह से कंपोनेंट है मेंस के सिलेबस में। क्या लिखा हुआ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसके कितने डिफरेंट कंपोनेंट है, ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से कंपोनेंट में ब्रेक करके यूपीएससी का जो करक्स है, जो थीम है, जो उसका माइंडसेट है, जो उसका टेम्परामेंट है, उसको समझ सकते हैं। और आप गेस कर सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ सकती है, ये यूपीएससी के सिलेबस में शामिल हो सकता है। इसलिए हर सारा सारा चीज वो इकोनॉमी के हिसाब से शामिल हो जाता है उसमें। दूसरा क्या था, एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर में देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में इतनी सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर में आपको रिसोर्स की बात हो गया, फूड की बात हो गया, क्रॉप्स की बात हो गया, उसमें बजट है, कुछ सब्सिडी है, कुछ एग्रीमेंट है, एमएसपी वगैरह सब एग्रीकल्चर में हम पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वगैरह सब सरकार समय समय पर एग्रीकल्चर को टारगेट करते हुए, खेती को टारगेट करते हुए, फार्मर को टारगेट करते हुए स्कीम्स वगैरह लाती है। तो सारा एग्रीकल्चर का पार्ट हो गया। तो ये एग्रीकल्चर तो मेंस के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लगभग लगभग हर साल जो इकोनॉमी का जो क्वेश्चन होते हैं, उसमें से मेंस में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से लिंक करता है। और एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, उसमें ज्योग्राफी भी लिंक हो जाता है, इन्वायरमेंट भी लिंक हो जाता है, और इकोनॉमी के एंगल तो उसमें आ ही जा रहा है। धीरे धीरे अभी जिस तरह से टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें साइंस एंड टेक भी शामिल हो जा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर मशीनरी की बात हो रहा है, उसमें ड्रोन का यूज हो रहा है, रिमोट सेंसिंग का यूज हो रहा है, सैटेलाइट के जरिए आप चीज़ों को गुणवत्ता को बढ़ावा दे सकते हैं, तो रोबोट का यूज हो रहा है, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है, तो टेक्नोलॉजी से भी लिंक करता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर ये सिलेबस हो गया। तो ये तो इकोनॉमी का प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस था। मैं प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस को हमने ब्रेक करके उसको एक-एक कंपोनेंट को समझा कि क्या-क्या उसके सिलेबस में शामिल हो सकता है। अब हम थोड़ा-सा वेटेज की बात करते हैं कि हर साल यूपीएससी के एग्जाम में इकोनॉमी का क्या वेटेज रहा है। क्योंकि जब तक आप वेटेज को नहीं समझेंगे, जब तक आप उसके जो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन यूपीएससी हर साल पूछ रही है किसी सब्जेक्ट से, तब तक जब तक आप उस चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तक किसी उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस को आप समझ ही नहीं सकते। उसका जो एक तरह से महत्व है, उसको दिमाग में ला ही नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हर साल के क्वेश्चन को आप एनालाइज करिए। हम 2023 को टारगेट कर रहे हैं और 2023 के प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो ये था इकोनॉमी। और इकोनॉमी में कितना क्वेश्चन है, लगभग 15% क्वेश्चन है। यानी बोल सकते हैं कि 15 क्वेश्चन यूपीएससी ने 2023 के प्रीलिम्स में पूछा था। ठीक है। अब देख रहा है इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन, और इकोनॉमी बहुत टफ नहीं होता। अभी मैंने बताया कि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को अगर आसानी से समझ लेते हैं तो बहुत टफ नहीं होता, उसके क्वेश्चन बनते हैं और आसानी से आप बना सकते हैं। रटने का स्कोप नहीं होता, ज्यादातर क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और अगर किसी किसी ऐसे टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछ रहा है जो आप बेसिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, तो ये काफी एक तरह से लो हैंगिंग फ्रूट्स हो जाता है और आपके कट ऑफ क्रॉस करने में काफी भूमिका निभाता है। मैंने पहले वीडियो में बताया था जब स्ट्रेटजी डिस्कस करा था इन्वायरमेंट वाले में, तो इन्वायरमेंट का वेटेज आपको समझाया था, क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन हर साल पूछती है, 15 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से हो गया।
थोड़ा बहुत करंट को हम लिंक कर दे तो इसमें देखा जाए तो 15 से 18 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी इकोनॉमी से भी पूछती है। और 15 से 18 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के जरिए आप सही कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ा एक तरह से बढ़त हो गया, क्योंकि उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा नहीं है। प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो बहुत कम सिलेबस है। ठीक है, ये ईयर वाइज देखें तो देखिए 2022 है और ये 2023 है, और उसको हम कंपेयर करें इकोनॉमी के हिसाब से देखें तो ये इकोनॉमी है। देख रहे हैं दोनों में लगभग 14 क्वेश्चन थे। अभी 15 क्वेश्चन 2023 में पूछा गया, तो 14 से 15 क्वेश्चन। और थोड़ा सा करंट अफेयर्स कुछ सेक्शन में मैंने अलग करके रखा हुआ है, तो करंट अफेयर्स भी अगर कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होंगे और वो क्वेश्चन इकोनॉमी से भी लिंक करता है, उसको करंट अफेयर्स में अलग कर दिया गया, तो अगर इकोनॉमी को करंट अफेयर्स से लिंक करते हुए दोनों को मिला के होलिस्टिक वे में देखे तो 15 से 18 क्वेश्चन हर साल यूपीएससी पूछती है इकोनॉमी से। ठीक है, अब ट्रेंड देख ले 2012 से देखेंगे ट्रेंड 2022 तक का क्या रहा है, तो एवरेज क्वेश्चन के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। देखिए यह है इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट। देख रहे 2012 में 14 क्वेश्चन थे, फिर 13 में 18 क्वेश्चन, 14 में 11 क्वेश्चन, 15 में 16 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है। देख रहे 17 में 29 क्वेश्चन तक पहुंच गया था, 18 में 22 क्वेश्चन पूछ रही है, 20 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है। यानी ऑन एन एवरेज कितना है, 17 क्वेश्चन के आसपास है, 17.27 यानी 18 क्वेश्चन। और अभी बताया कि 15 से 18 क्वेश्चन अगर बेस तरीके से मान के चले तो 15 से 18 क्वेश्चन यूपीएससी इकोनॉमी को टारगेट करके हर साल पूछती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट को का जो स्ट्रेटजी है, जो रिसोर्सेज है, बहुत लिमिटेड रखते हुए एक फाइन स्ट्रेटजी, एक सही स्ट्रेटजी की दिशा में आप आगे बढ़े, तभी इकोनॉमी के क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये वेटेज समझ लिया, अभी हमने सिलेबस देखा, वेटेज को समझ लिया। अब हम थोड़ा सा रिसोर्स की बात करें कि इकोनॉमी का सबसे बेस्ट रिसोर्स क्या हो सकता है, जिसको आप आधार बनाकर इसके कॉन्सेप्ट को सही कर सकते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए अब देखिए यूपीएससी अभी क्या है, जब से यूपीएससी का सिलेबस वगैरह सब चेंज हुआ और क्वेश्चन पूछने का जो एक तरह से माइंडसेट जिस तरह से चेंज हुआ, पिछले साल 2023 से यूपीएससी ने पेयर वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और पेयरिंग वाले क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपका जो स्टैटिक कोर्स जो पोर्शन है, जो स्टैटिक पोर्शन है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक क्वेश्चन बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसी को बेस बना के टफ क्वेश्चन भी बनाया जाता है, तो बेस आपका बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए जरूरी होगा कि अच्छे अच्छे रिसोर्सेज पर रिलाई किया जाए। मल्टीपल रिसोर्स पढ़ने से बेहतर है कि किसी एक रिसोर्स को आप ढंग से उठाइए, उसको बार बार रिवीजन करिए। जब तक बार बार रिवीजन करेंगे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते रहेगा, बार बार उसको रिवीजन करेंगे तो नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आप गलती कर रहे हैं वो भी एक तरह से दूर होगा। तो बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए रिसोर्सेज की बात करें तो अभी बच्चे देखा जाए तो इकोनॉमी के हिसाब से सबसे जो बेस्ट बुक मानी जाती है, जो ज्यादातर लोग पढ़ते भी है, तो वो है रमेश सिंह की बुक। रमेश सिंह की एक बुक आती है इकोनॉमी की, उसको पढ़ सकते हैं। पढ़ने इसको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है ना उसको काफी आसान भाषा में समझाया गया, को आसान भाषा में समझाया गया है। कॉन्सेप्ट को काफी आसान भाषा में समझाया गया, और इसलिए बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है। आप हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये बुक जो है रमेश सिंह की जो बुक है वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हिंदी माध्यम में जो उसका ट्रांसलेशन वाला जो बुक आता है तो वो काफ़ी एक तरह से बहुत गूगल ट्रांसलेशन वाला उसमें लैंग्वेज नहीं है, काफ़ी आसान भाषा में जो बोलचाल की भाषा उसमें ट्रांसलेट करके वो बुक निकाला गया है, तो उसको समझने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी जरूरी हो जाता है। तो आप रमेश सिंह की बुक को पढ़ सकते हैं टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें। और इसमें 3 बुक और पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, वो एनसीईआरटी है, क्योंकि एनसीईआरटी के जो कुछ सब्जेक्ट है, कुछ चैप्टर है, वो बहुत जरूरी हो जाता है इकोनॉमी को कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए ये रमेश सिंह की बुक है, आप चाहे तो इसको परचेज कर सकते हैं मार्केट से, हर दुकान पर हर शॉप में आपको मिल ही जाएगा। 3 एनसीईआरटी इसके साथ पढ़ना है। सबसे पहले क्लास 10 की एनसीईआरटी आती है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत बेस हो जाता है, बहुत बेसिक हो जाता है, और ये इकोनॉमी को समझने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो काफी सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन किया हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में इसमें काफी एनसीईआरटी में फिगर वगैरह बनाकर उसको दिखाया गया है, तो काफी जरूरी हो जाता है। दूसरा बुक है 11th क्लास की एक बुक आती है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये भी बेस के हिसाब से देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है, आप बेस को अगर आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप इस पर रिलाई कर सकते हैं। और एक तीसरा एनसीईआरटी है, वो क्लास 12 की बुक है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला। मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने के लिए ये बुक बेस्ट है, बेस्ट एनसीईआरटी है। मतलब इसको अगर आप इतना कर ले रहे हैं
तो समझिए कि इकोनॉमी का जो सिलेबस है, जो उसका बेस है, उसका 90% पोर्शन आप इजीली कवर कर सकते हैं। 10% जो बच गया वो करंट अफेयर से लिंक करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ के आप उसको समझेंगे। लेकिन बेस के हिसाब से, स्टैटिक पोर्शन के हिसाब से इतना रिसोर्स काफ़ी है। ये तीनों एनसीईआरटी पढ़िए, साथ में कोई एक टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो सारे बच्चे पढ़ते हैं उसको पढ़िए। रमेश भी बहुत चल रहा है, तो रमेश पर उसको पढ़ के आप उसको बेस को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब देखिए क्या है, इकोनॉमी थोड़ा सा एक तरह से एनालिटिकल, उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह से बहुत एक तरह से समझने वाली चीज़ है। तो बुक पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तो कुछ वीडियोस को रेफर कर सकते हैं आप, कुछ वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अब जैसे वीडियो में क्या होता है, यूट्यूब पर कुछ वीडियोस आपको मिल जाएगा जिसमें आप इकोनॉमी को बेस्ट बना सकते हैं, को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जिसमें सबसे पहला वीडियो है आपका मुरनाल इकोनॉमी, मुरनाल का वीडियो आप देख सकते हैं। मुझे लगता है यूपीएससी का अगर कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है, वो तो मुरनाल सर को जानती होंगे, और उनका इकोनॉमी का जो समझाने का तरीका है, जो कॉन्सेप्ट को तोड़ ब्रेक करने का जो तरीका है, वो काफ़ी बहुत ही एक तरह से सिंपल है, बहुत ही आसान भाषा में वो समझाते हैं और कॉन्सेप्ट को रटवा भी देते हैं, इजीली तरीके से उसको बताते हैं। तो ये तो बहुत जरूरी हो जाता है। मुरनाल इकोनॉमी दे सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए ये आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर, जैसे यूट्यूब पर बहुत पुराना है, तो इसको टेलीग्राम से पर भी मिल सकता है आपको, तो टेलीग्राम से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम से नहीं तो आप अनअकैडमी पे जाके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा है फ्री में जो अवेलेबल है, वो है ओनली आईएएस के चैनल पर इकोनॉमी का लेक्चर पड़ा हुआ है, पूरा लेक्चर। आप चाहे तो वहाँ भी करीब 12 से 18 घंटे का लेक्चर वहाँ पर डला हुआ है। आप चाहे तो वहाँ पे उस चैनल पर जाके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक जो उसमें ट्रिक है, जो लॉजिक है, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो, उसको समझ सकते हैं। और एक बार ये इकोनॉमी ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और उसके बाद जैसे वीडियो देख लिया, उसके बाद आप बुक पर आ जाइए, बुक को उसको पढ़िए, कॉन्सेप्ट को, फिर वहाँ से रिविजन कर लीजिए। दो चीज़ इतना कर लेंगे तो आपका इकोनॉमी का एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है। ये था, रिसोर्स की बात हमने कर लिया। अब हम बात करें प्रायोरिटी एरिया। देखिए, अब जब इन्वायरमेंट की स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, तो उसमें मैंने भी कुछ प्रायोरिटीज एरिया बताया था, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, जैसे ये सब्जेक्ट से बहुत लेंदी है, बहुत टाइम टेकिंग वाला सिलेबस है, सब्जेक्ट है इसका, तो आप एक हफ्ते में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में इसको रिवीजन नहीं कर सकते। तो उस टाइम बहुत जरूरी हो जाता है कि एग्जाम से ठीक एक हफ्ता पहले, 10 दिन पहले आप उन्हीं चैप्टर को टारगेट करें जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछ रही है, और जैसे यूपीएससी, जो यूपीएससी का बहुत फेवरेट है, हर साल उससे क्वेश्चन कुछ ना क्वेश्चन आते ही है। तो जरूरी हो जाता है कि ऐसे पोर्शन को, ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे टॉपिक को आप पहचानिए। और पहचानने के लिए सबसे बेस्ट जरिया क्या है? तो बेस्ट जरिया यही कि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करिए, उसको समझिए। तो मैं कुछ लिस्ट बना देता हूँ आपको, आसानी रहेगा। देखिए, सबसे पहला जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है इसमें, वो है बैंकिंग। बैंकिंग काफी बेसिक है इकोनॉमी का, और यूपीएससी इससे हर साल देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछती रही है। इसीलिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए आप बैंकिंग को मजबूत बना सकते हैं। दूसरा है मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी या इन्फ्लेशन को इसी में जोड़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इससे भी यूपीएससी 2-3 क्वेश्चन हर साल पूछ रही है, क्योंकि ये काफी उसका फेमस कॉन्सेप्ट है, फेमस तरीका है, और पूरा इकोनॉमी का बेस ही इन्हीं दोनों चैप्टर पर टिका हुआ है। क्योंकि जब तक मॉनेटरी पॉलिसी और इन्फ्लेशन को नहीं समझेंगे, जो डिमांड एंड सप्लाई का गेम होता है, इकोनॉमी क्या है, डिमांड एंड सप्लाई का ही तो गेम है, कि जितना डिमांड होगा, चीजों का महत्व उतना बढ़ेगा, महत्व उतना बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, और उसको कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी पर डिपेंड होगा। मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करने के लिए बैंकिंग प्रोसेस, बैंकिंग सिस्टम एक तरह से एग्जिस्टेंस में आता है, फिर उसके बाद आरबीआई आती है, तो सारा लिंक है एक तरह से। तीसरा जो इसका हॉट टॉपिक है, वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में ही आपका आता है जीडीपी, पर कैपिटा इनकम हो गया, जीएनपी। ठीक है, नेशनल इनकम हो गया। इससे भी देखा जाए तो यूपीएससी 2 से 3 क्वेश्चन हर साल पूछती है। चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे ख्याल से, वो आता है फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट जैसे बॉन्ड हो गया, डेरिवेटिव हो गया, ट्रेजरी मार्केट हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया, मार्केट इकोनॉमी हो गया, तो इस तरह से फाइनेंशियल मार्केट में शामिल हो जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इससे भी देखा जाए तो 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएससी पूछती ही रही है।
ठीक है। चौथा था। अब हम पांचवा टॉपिक की बात करेंगे। पांचवा टॉपिक में जो आपका आ जाता है एक तरह से बजट वाला सिस्टम जाता है। बजटिंग या फिजिकल पॉलिसी पॉलिसी की बात करेंगे। और बजटिंग फिजिकल पॉलिसी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूरा इकोनॉमी का एक तरह से जो नींव है, जो एक तरह से बेस है, वो पिलर है, ये यही टॉपिक है। और इससे भी देखा जाए तो यूपीएससी इससे तो करीब 4 से 5 क्वेश्चन पूछती है। अगर इन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों को लिंक करके देखा जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से यूपीएससी हर साल पूछ रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। छठा में हो गया आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या इसी को बोलते हैं एक्सटर्नल मार्केट। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी देखा जाए तो ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर साल यूपीएससी पूछती रही है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। छठा, सात, टोटल 7 टॉपिक में हम डिवीजन करेंगे। ये 7 टॉपिक पर आप उसको रिलाई कर सकते हैं। सातवां टॉपिक में जो आपका आ सकता है वो आता है एक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आ गया आपका पोर्ट्स, रोड्स, रेलवेज आ गया, फिर आपका रिवर वे हो गया। तो ये इसका काफी एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देख रहे हैं, ये टोटल 7 टॉपिक है जो एक तरह से बहुत हाई इनरिच, हाई वैल्यू एडिशन, मतलब हाई नंबर गेन करने वाला ये टॉपिक है। इकोनॉमी का सबसे फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी के हिसाब से देखे तो। और यूपीएससी अगर इन 7 टॉपिक को अगर आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं, इसके एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि 90% इकोनॉमी के क्वेश्चन आप इन्हीं 7 टॉपिक को, जो बेस है इसका, जो स्टैटिक पोर्सन, उसको बेस बना के आप इजिली क्वेश्चन को बना सकते हैं। बच गया 10%, तो उसको थोड़ा सा करंट से लिंक करके हम उसको देख सकते हैं। वो थोड़ा टफ भी हो जाता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे टॉपिक से लिंक नहीं करते हैं। लेकिन 90%, 80 से 90% क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं इन्हीं 7 टॉपिक को टारगेट करते हुए। इसलिए लास्ट टाइम रिवीजन के लिए जरूरी हो जाता है कि आप इन 7 टॉपिक को अच्छे से समझिए, अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर कर लीजिए, बार बार रिवाइज करते रहिए। ठीक है। तो ये था रिसोर्सेज प्रायोरिटीज एरिया की हम बात कर लिए। अब हम थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमी में, इकोनॉमी के अगर आप पीवाईक्यू को एनालाइज करेंगे तो आपको कुछ थीम मिलेगा जो हर साल नहीं तो हर एक 2 साल 3 साल पर रिपीट होता रहता है। उस थीम को पकड़ना है। और थीम में सबसे पहला थीम क्या है, तो अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो वही सबसे पहला थीम तो यूपीएससी का फेवरेट है, इन्फ्लेशन वाला। कोई ऐसा साल नहीं है जो यूपीएससी इन्फ्लेशन से लिंक करते हुए क्वेश्चन नहीं पूछ रही है। कि आपको 4 5 ऑप्शन दे देंगे एमसीक्यू टाइप के, और बोलेंगे कि बताइए कि इसमें से कौन ऑप्शन ऐसा है जिसमें पर सरकार विस्तारवादी नीति, जो आरबीआई विस्तारवादी नीति को फॉलो करेगा, या कॉन्ट्रेक्चुअल जो एक संकुचित मौद्रिक नीति है उसको फॉलो कर रही है। तो इन्फ्लेशन से लिंक करते हुए क्वेश्चन पूछ रही है। दूसरा अगर देखा जाए तो बैंकिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से, उसको लिंक करके हुए यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तीसरा हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, फिर उसके बाद एक तरह से बोला जाए तो WEF हो गया। इस तरह का जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी उसको बेस बना के हर साल क्वेश्चन 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 पूछ रही है। इसी में देखा जाए तो इसका जो रिपोर्ट्स वगैरह सब है, रिपोर्ट्स, इंडिसेस, इंडेक्स इंडेक्स या रिपोर्ट्स वगैरह सब यूपीएससी क्वेश्चन को बेस बना के यूपीएससी पूछ रही है। ठीक है। तो ये कुछ थीम है, और थीम को पकड़ने के लिए यूपीएससी का प्रीवियस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट रिसोर्स हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि कम से कम 13 से लेकर 2023 तक का जो क्वेश्चन आए हुए यूपीएससी में, वो इकोनॉमी के एक एक क्वेश्चन को आप देखिए, पकड़िए, समझिए यूपीएससी इस क्वेश्चन को क्यों पूछ रही है। और जब आप 2 3 साल के क्वेश्चन को रिवाइज करके आप इस तरह से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें से कुछ थीम हर साल एक तरह से यूपीएससी रिपीट करके हुए आगे बढ़ रही है। और इसको प्रेडिक्ट करना काफी आसान हो जाता है। और उन्हीं को प्रेडिक्ट करके जो मैंने प्रायोरिटीज एरिया का जो लिस्ट बनाया था, वो 7 टॉपिक का जो लिस्ट बनाया था, वो उन्हीं को बेस बनाकर किया गया है एक तरह से। क्योंकि यूपीएससी का एक तरह से माइंडसेट रहा है, टेम्परामेंट रहा है कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट को बेस बना के यूपीएससी का जो इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट था उसको देखना चाह रहा है। क्योंकि उन्हीं को बेस बना के आप इकोनॉमी का प्लानिंग करेंगे, बजट सिस्टम बनता है, फाइनेंशियल सिस्टम बनता है, फिजिकल पॉलिसी को आप बनाते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को निर्धारित करते हैं। क्योंकि ये बेस पिलर है, बेस पिलर है। जब तक बेस पिलर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तब तक आप बहुत हाई हाई लेवल पर चीजों को समझ नहीं सकते।
तो इसीलिए यूपीएससी बार बार चाहती है एस्पिरेंट से, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कि आप कम से कम इतने कॉन्सेप्ट को, इतने जो उसके एरिया है उसको क्लियर करके आइए। ठीक है। अब देखिए हम टेस्ट सीरीज की बात करेंगे इकोनॉमी के हिसाब से। देखिए टेस्ट सीरीज जो है, आप 3 कोचिंग का फॉलो कर सकते हैं, जो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है। सबसे पहला तो विजन आईएएस को फॉलो करिए। हिंदी मीडियम के लिए देखा जाए तो इससे बेस्ट कुछ नहीं है, और इंग्लिश मीडियम तो है ही, हिंदी मीडियम के लिए भी बेस्ट है ये। विजन आईएएस को फॉलो कर सकते हैं। विजन में करीब 4 से 5 टेस्ट पेपर होते हैं, जो इकोनॉमी से डायरेक्टली इकोनॉमी को डेडिकेटेड होता है। उसमें 2 टेस्ट होते हैं जो बजट सिस्टम से और फाइनेंशियल सिस्टम से, जो सर्वे वगैरह आता है उसको बेस बना के क्वेश्चन पूछती है। तो अगर 4 से 5 विजन आईएएस का लगा लेते हैं तो इकोनॉमी का करंट अफेयर्स भी उससे कवर हो जाएगा आपका। और जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो रिवीजन होगा ही। ठीक है। दूसरा आप बेस बना सकते हैं इनसाइट ऑन इंडिया को, ये भी, इसका भी टेस्ट सीरीज हिंदी में आता है। तो आप इसके भी देखा जाए तो करीब 4 से 5 टेस्ट पेपर होते हैं जो इकोनॉमी को डायरेक्टली डेडिकेटेड होता है। तो 4-5 पेपर इसका हो गया, 4-5 पेपर इसका हो गया। कम से कम 10 से 12 पेपर तो लगाना ही चाहिए। मैंने इन्वायरमेंट के स्ट्रेटजी वीडियो में आपको बताया था कि एक एक सब्जेक्ट, जैसे इन्वायरमेंट है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, फिर आपका ज्योग्राफी हो गया, ये सब जो सब्जेक्ट है काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और यूपीएससी इसको, इसका एक तरह से कोर एरिया है। अगर ऐसे सब्जेक्ट का आप 10 से 12 पेपर लगा लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कॉन्सेप्ट इससे बाहर छूटेगा, और इससे बाहर यूपीएससी इसको बेस बना के क्वेश्चन पूछेगी, क्योंकि इसी से आपका सारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, इनसाइड हो गया। तीसरा जो टेस्ट सीरीज हो सकता है वो आईएएस बाबा का है। आईएएस बाबा का, आईएएस बाबा का भी हिंदी में आता ही है, हिंदी में भी आप इसको ले सकते हैं, इंग्लिश के लिए तो है ही। मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ज़्यादातर वेटेज दे रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद हिंदी मीडियम में एग्जाम लिख रहा हूँ, तो ये लिखता हूँ। इसमें भी 4 से 5 टेस्ट पेपर आपको इकोनॉमी के मिल जाएंगे। देख रहे हैं, 4 यहाँ, 4 यहाँ, 4 यहाँ, टोटल 12 हो गए। 12 में से अगर आप 10 पेपर भी लगाते हैं अच्छे से, उसको रिवाइज करते हुए और उसको सही तरीके से, तो आप इजीली तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, और इन्हीं टेस्ट सीरीज पर आप डिपेंड रह सकते हैं। ठीक है। हाँ, देखिए अब अगला क्वेश्चन हो जाता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए क्या करें? इकोनॉमी के करंट अफेयर्स के लिए बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरह से जो ये सब्जेक्ट ही डायनेमिक है, उसको करंट से लिंक करते हुए इसको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट क्या हो सकता है? तो आप अगर प्रीलिम्स के हिसाब से देखें तो करंट अफेयर्स के लिए विजन आईएएस की मैगजीन पढ़ सकते हैं, या प्रीलिम्स से ठीक पहले आता है 365 पीटी स्पेशल, उसको आप बेस बना सकते हैं। ये लगभग 1 ईयर, 1 साल के करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करता है, और उसमें काफी डिटेल में उसको एनालिसिस भी हो रहा है, तो उसको बेस बना सकते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, ओनली आइज का उड़ान मैगजीन भी आता है, इसमें भी 1 एरिया के करंट को अच्छे से कवर किया गया है। मैं कह रहा हूँ इसी दोनों में से जो आपको ठीक लग रहा है, हिंदी मीडियम में दोनों आता है, इस दोनों में से जो आपको ठीक लग रहा है। अगर विजन पढ़ने में ज्यादा अच्छा लग रहा है तो विजन को रेफर करिए, और अगर ओनली आइज ज्यादा अपील कर रहा है, आपको ज्यादा आसान लग रहा है पढ़ने में, तो ओनली आइज के मैगजीन को, उड़ान मैगजीन को रेफर करिए। दोनों बेस्ट है, दोनों में इक्वली एक तरह से कंटेंट जिस तरह से एनरिच किया गया, जिस तरह से डिफाइन किया गया, जिस तरह से उसको डाला गया है, जो जरूरी है वही इरेलीवेंट चीजों को उसमें काट दिया गया, हटा दिया गया। तो दोनों में से कोई आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे ये है पीटी 365, ये आता है, और ये उड़ान का मैगजीन है वो करंट के हिसाब से। तो इस दोनों में से आप जो आपको ठीक लगे इसको पढ़िए, नहीं तो इसको पढ़िए, दोनों में से एक ही पढ़िए, लेकिन दोनों मत पढ़िए, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए मैंने रिसोर्सेज की बात कर लिया, बुक लिस्ट की बात कर लिया, टेस्ट सीरीज की बात कर लिया, पीवाईक्यू की बात कर लिया, करंट अफेयर्स की बात कर लिया। अब थोड़ा सा सारी चीजों को समझने के बाद थोड़ा सा मैं स्ट्रेटजी की बात कर लेता हूँ कि इकोनॉमी के लिए स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। प्रीलिम्स के हिसाब से बात करेंगे। देखिए प्रीलिम्स में जो इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं, दो दो टाइप के आते हैं। एक स्टैटिक पोर्शन से आता है, और दूसरा आता है करंट अफेयर से। देखिए आप जब भी पढ़िए तो दोनों को एक तरह से लिंक करते हुए पढ़िए। जब भी कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं,
अब जैसे कोई स्कीम है, न्यूज़ में है, तो वो स्कीम किसी न किसी स्टैटिक पर्सन से लिंक होता होगा। और जब तक आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर नहीं होगा, तब तक उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है, जो अमेंडमेंट है, जो एक्ट है, जो कोई स्कीम है, उसको आप समझ ही नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि आप पहले स्टैटिक पोर्शन को बार-बार रिवाइज़ करिए, उसको क्लियर करिए, फिर आप करंट अफेयर्स पे जंप करें। क्योंकि उसका करंट अफेयर्स का जो 60-70% जो एरिया होता है, वो आपकी बेसिक पोर्शन जो स्टैटिक पोर्शन है, उससे लिंक करते हुए उसको हाइलाइट किया जाता है। वहाँ पर उसको न्यूज़ में है तो कोई अपडेटेशन उसी से आता है। इसलिए दोनों को लिंक करते हुए पढ़िएंगे, तभी आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँगे। ठीक है? हुँ। अब स्टैटिक पर्सन के लिए मैंने रिसोर्स की बात तो कर ही लिया, तो आप उस रिसोर्स को फॉलो करिए। करंट अफेयर्स के लिए मैंने रिसोर्स को बता ही दिया, विजन या उड़ान ओनली आइज का जो उड़ान मैगज़ीन है, दोनों में से एक पढ़िए। लेकिन करंट अफेयर्स जाने से पहले आप कम से कम स्टैटिक पर्सन को 3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से एक-एक कॉन्सेप्ट को ठीक से क्लियर कर लीजिए। फिर आप करंट अफेयर्स पे जंप करें और करंट अफेयर्स में देखेंगे तो 90% पोर्शन आपको ऐसे मिलेंगे, जो बेस से लिंक करते हुए, क्योंकि उसी से रिलेटेड कोई न्यूज़ है, जो अपडेट होता रहा है या कोई स्कीम आता रहा है। तो आपका जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, तब तक आप ऊपर वाली चीज़ों को समझ ही नहीं पाएँगे। उसको आप अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि दोनों को आइसोलेशन में लेके चलना ही नहीं है। पहले इसको पढ़िए, फिर उसको लिंक करते हुए करंट अफेयर्स को समझिए, फिर उसको विजुअलाइज़ करिए, उस पर प्रैक्टिस करिए। तभी वो चीज़ें आपका क्लियर हो पाएगा। और एग्ज़ाम में भी यही माइंडसेट आपको रखना है, टेम्परामेंट रखना है कि स्टैटिक पोर्शन प्लस करंट अफेयर्स को लिंक करते हुए आप क्वेश्चन को अप्रोच करिए, क्वेश्चन को बनाइए और तभी आप क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने सारे पोर्शन को अच्छे से डिस्कस किया। एक-एक कॉन्सेप्ट को, एक-एक रिसोर्सेज़ की बात इसमें अच्छे तरीके से किया। आप बार-बार इस रिसोर्सेज़ पर रिलाई करिए, बार-बार प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। उम्मीद है कि इकोनॉमी का आपका जो सब्जेक्ट है, आपका काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाएगा और यही आपको कट ऑफ क्वालीफाई करने में काफ़ी हेल्प भी कर सकता है।